नाउ 570 गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न के ऊपर है 570। गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, हम सब जानते हैं दैट कंपनी इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न की वजह से हम लोग हमारे फिक्स एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बुक करते हैं और उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट करते हैं। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। इस अजम्पशन की वजह से सभी एसेट्स को, बहुत सारे एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हैं और फिर उसके बाद में उसको ओवर द पीरियड क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं या फिर जो भी इफेक्ट देते हैं। अगर ये अजम्पशन निकल गया तो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट को एडजस्ट करने वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू अफेक्ट मेनी आइटम्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। पूरी बैलेंस शीट पेनल बदल जाएगा। एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा, लाइबिलिटी को पेएबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा, एवरीथिंग विल चेंज। इतनी सेंसिटिव चीज है, ये एक अजम्पशन गया कि सारी चीजें बदल जाएगी। इसलिए इसको लेकर बहुत केयरफुल होना चाहिए, इसलिए पूरा स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। 3 स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। ऑडिटर इज सपोज टू परफॉर्म 3 स्टेप्स। किसी भी कंपनी में जाएंगे तो वी अंडरस्टैंड एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। हम एंटिटी को समझते हैं, उसके एनवायरमेंट को समझते हैं। समझते वक्त आपको देखना है, आर देयर एनी इवेंट्स और कंडीशंस which create significant doubt over going concern। क्या कोई ऐसे इवेंट्स है, ऐसे हैपनिंग्स है, ऐसी सिचुएशंस है जो हमारे ऊपर, सिचुएशन है जो हमारे दिमाग में सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रही है। किसको लेकर? गोइंग कंसर्न को लेकर। 3 तरह के ऐसे इवेंट्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट्स: फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस, ऑपरेटिंग इवेंट्स एंड कंडीशंस, अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस। ये सबको पता होता है, ठीक है, लेकिन सबको बोलो लिख कर बता, ध्यान देंगे फटाफट, ठीक है। अब फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस को मैंने 3 इसमें बांटा हुआ है। सबसे पहले मैं बोलता हूं इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस। अगर आप गए और आपने देखा रेवेन्यू कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, लॉसेस में जाती जा रही है। देखो मेरे दिमाग में एक सीक्वेंस फिट है, रेवेन्यू गिरते जा रहा है, आपने ये ऑब्जर्व किया, उसकी वजह से प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, लॉसेस में कंपनी जा रही है, प्रॉफिट कम होने की वजह से कैश फ्लो निगेटिव होते जा रहे हैं, पैसे आपके खत्म हो रहे हैं, इस वजह से आपने डिविडेंड देना बंद कर दिया है, लाइबिलिटीज को आप पे ऑफ नहीं कर पा रहे, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही है, आपके फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स होते जा रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस। पहले रेवेन्यू कम होना, फिर प्रॉफिट्स कम होना, फिर उसके बाद कैश कम होना, कैश की वजह से डिविडेंड को रोकना, डिविडेंड होने के बाद लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाना, बढ़ते जाना और सारे रेशियोज एडवर्स हो जाना। दीज आर फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस, करेक्ट। कोई चीज होना इज अ इवेंट, कोई चीज कंटिन्यूअसली चलते जाना इज अ कंडीशन। बोरिंग रिलेटेड 3 पॉइंट है। एग्जिस्टिंग बोरिंग के लोन अग्रीमेंट्स है, टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स है, वो अग्रीमेंट हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। अग्रीमेंट में लिखा है स्टॉक लेवल मेंटेन करो, नहीं हो पा रहा, बैंक बैलेंस मेंटेन करो, नहीं हो पा रहा, कैश बैलेंस मेंटेन करो, नॉट पॉसिबल। हम एग्जिस्टिंग जो हमारे ऊपर जो बोरोइंग्स थे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। और ये जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स के रीपेमेंट आ रहे हैं, रीपेमेंट के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है। एग्जिस्टिंग बोरोइंग के रीपेमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए पैसे नहीं है, उस पर हम डिफॉल्ट कर रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट टर्म लोन जमा कर करके रखे हुए हैं, अरे तू लोन दे दे, तू लोन दे, जिससे भी लोन लेना ले लिए, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो रहे हैं। तीसरा, हमको नया प्रोडक्ट लाना है, कोई पैसा देने को तैयार नहीं, नई फैक्ट्री लानी है, कोई पैसा देने को तैयार नहीं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 3 पॉइंट बोरोइंग के, एग्जिस्टिंग बोरोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख पा रहे, एग्जिस्टिंग बोरोइंग को रीपे नहीं कर पा रहे हम लोग, वी आर नॉट एबल टू रीपे एग्जिस्टिंग बोरोइंग में, और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए हमको पैसे मिल नहीं रहे। क्रेडिटर्स की बात करते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स को हम पे नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट। हम क्रेडिटर्स को ड्यू डेट पे नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू पे ऑन ड्यू डेट। क्रेडिटर्स को हमको टाइम मांगा, कोई बंदा हमको टाइम देने को तैयार नहीं, नो वन इज रेडी टू गिव अस टाइम, कोई टाइम देने को तैयार नहीं है, ठीक है। लोगों ने तो चेंज कर दिया है, क्रेडिट से कैश पे आ गए, पहले पैसे दे फिर गुड्स लेके जा। दीज आर फाइनेंशियल इंडिकेटर्स इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस।
3 points related to borrowings and 3 point related to the creditors. ठीक है. ऑपरेटिंग, देखो ऑपरेटिंग मेरे दिमाग में क्या रहता है, ऑपरेशंस जब भी ये वर्ड आता ना तो मेरे दिमाग में एक मैनेजमेंट रहता है. पहले ऊपर मैनेजमेंट बैठा है, फिर इधर से रॉ मटेरियल आ रहा है, बीच में प्रोडक्शन होता है, मशीन्स और लेबर प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद में सेल्स होता है. तो मेरे दिमाग में 4 कैरेक्टर होते हैं. ऊपर मैनेजमेंट बैठा है, लेफ्ट से एंट्री हो रही रॉ मटेरियल की, सेंटर में प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर बाद में सेल हो रहा है. अब 2 पॉइंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है. ठीक है. मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है और मिनट लिख दिया है मिनट्स में कि हम ये बिजनेस को बंद करना चाहते हैं. अगर मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हम ये बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, दिस इज अ इवेंट विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न. या फिर की मैनेजमेंट छोड़ के चला गया, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्सन छोड़ के चला गया, जो भी हो गया चला गया है. कौन चलाएगा कंपनी को? हु विल रन कंपनी? ठीक है, कौन चलाएगा अब कंपनी को? दिस ऑल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट. दिस ऑल्सो क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न. रॉ मटेरियल में वी डोंट हैव सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. सप्लायर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, वी हैव लॉस्ट अवर सप्लायर. कोल नहीं मिलेगा तो थर्मल पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएगा? ठीक है. या फिर रॉ मटेरियल तो है लेकिन आगे आपका लेबर्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक. आपका लेबर स्ट्राइक पे चला गया है, लॉन्ग टर्म स्ट्राइक पे, बहुत लंबी स्ट्राइक चल रही है. कैसे आएगा लेबर? सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न. टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. सेल करने गए, आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, आपकी फ्रेंचाइजी कैंसिल हो गई है, सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. माल बेचने गए, कंप्यूटर का माल है वहां पे, कंप्यूटर जबरदस्त है, उसके पास में कोई ऐसी चीज है जिसका तोड़ नहीं हमारे पास में, दैट अफेक्ट्स गोइंग कंसर्न. अदर्स में सबसे पहले कोई कैटास्ट्रॉफ हुआ है, कोई कैटास्ट्रॉफ है, कोई एक्सीडेंट है, कोई नेचुरल कैलामिटी है, या तो इंश्योरेंस ही नहीं है या इंश्योरेंस इनएडिक्वेट है. इंश्योरेंस इज इनएडिक्वेट इंश्योरेंस है. करेक्ट. या फिर लॉ का कंप्लायंस, लीगल मैटर्स है, मतलब एग्जिस्टिंग लॉ हम कंप्लाई नहीं कर पा रहे. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिए 9% का, 9% का, 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो चाहिए, नहीं है हमारे पास में. बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं रख पा रहे तो. करेक्ट. कंपनी, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, प्लास्टिक बैन करना है, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी, बहुत सारी चीजें आपने चेंज कर दी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. करेक्ट. इस वजह से वापस बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट है. सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न. बड़े बड़े लीगल केसेस पेंडिंग है, हार जाएंगे तो बंद करना पड़ेगा काम. सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न में सबसे पहला स्टेप हमको परफॉर्म करना पड़ता है. हमको जाकर जब हम लोग एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं अंडर ऐसे 315, तब हमको देखना पड़ता है कि क्या कोई ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल इवेंट्स, कंपनी के बाहर, कंपनी के अंदर कोई ऐसे इवेंट्स या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस है, कंडीशंस है विच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न, जिसको देखकर हमको ऐसा लगे गोइंग कंसर्न खतरे में है. 3 तरह के इवेंट्स और कंडीशंस होते हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल इवेंट्स एंड कंडीशंस, उसके बाद में ऑपरेशनल इवेंट्स एंड कंडीशंस, और तीसरा अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस. फाइनेंशियल में हम लोगों ने देखा था कि इन द सीक्वेंस ऑफ फॉलिंग बिजनेस, आप पॉइंट्स को याद रख सकते हैं. बोरोइंग से रिलेटेड 3 पॉइंट्स थे, क्रेडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स थे. अगर हम बात करते हैं ऑपरेशंस की तो मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 पॉइंट थे, फिर रॉ मटेरियल से रिलेटेड 1 पॉइंट था, प्रोडक्शन लेबर से रिलेटेड 1 पॉइंट था, सेल से रिलेटेड पॉइंट्स थे. अगर अदर इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो कैटास्ट्रॉफ, एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज 1 पॉइंट था, और फिर लॉ से रिलेटेड 3 पॉइंट्स थे. तो हमेशा पहला स्टेप होता है जाके देखे कि क्या कोई इवेंट्स और कंडीशन है जो हमारे दिमाग में सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करते हैं गोइंग कंसर्न्स को लेकर. फिर अगर यहां पे हमको कोई इवेंट्स और कंडीशंस नहीं मिलते तो वेरी गुड. स्टेप 1 में हमको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता तो हमको स्टेप 2 और स्टेप 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है. स्टैंडर्ड की जर्नी यहीं पे खत्म हो जाती है. वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एल्स. लेकिन अगर इवेंट्स और कंडीशंस अगर हमको मिलते हैं तो फिर हमको आगे जाना पड़ता है और हमको परफॉर्म करना पड़ता है. आगे जाना पड़ेगा हमको
और हमको एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ेगी, और ज़्यादा हमको चेकिंग करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, और पता लगाना पड़ेगा क्या हमारे मन में जो डाउट्स थे, रियलिटी में वो एग्जिस्ट करते हैं क्या। जो हमारे मन में डाउट्स थे, whether they exist in reality, do we really have a material uncertainty over going concern। क्या सही में बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है क्या गोइंग कंसर्न को लेकर, उसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। एडिशनल प्रोसेस परफॉर्म करना है और करके देखना है कि क्या सही में वी हैव अ मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न। ये जो वर्ड है मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये गोइंग कंसर्न से ही रिलेटेड है। मटेरियल अनसर्टेनिटी होना मतलब गोइंग कंसर्न में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स, और बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल मैटर्स, और बिकॉज ऑफ अदर मैटर्स। ये भी देखना है कि क्या उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई मिटिगेटिंग फैक्टर्स है क्या। तो स्टेप नंबर 2 है हमारा ये, दिस इज स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 लगाकर हमको देखना है, वी हैव टू सी कि क्या सही में आवर डाउट्स आर रियल, वेयर इज अ रियल प्रॉब्लम, वेयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, करेक्ट, और उसको मिटिगेटिंग कोई फैक्टर्स है क्या। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं लग रही, कंपनी के रेशियोज बहुत खराब हो चुके हैं, लाइबिलिटी बहुत फास्ट बढ़ रही है, रेशियोज बहुत खराब हो चुके हैं, और हमने जाके फिर एनालाइज किया सही में कंपनी के अगेंस्ट बहुत प्रॉब्लम है। अगले 6 महीने में इनको 150 करोड़ के पेमेंट्स करने हैं, और इनके पास में जो रिसीट्स आने वाली है वो लगभग 50 करोड़ के आसपास है। 100 करोड़ का डेफिसिट है, कहां से लोग पेमेंट करेंगे, पहले से ही कुछ चीजें पे नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे विल पे फॉर इट। और इनको हमने पूछा, इनके पास में कोई एडिशनल सोर्सेस नहीं है, कोई भी और तरीका नहीं है इनके पास में, इनके पास में टू गेट द मनी। तो सही में देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, ठीक है, सेल हुआ तो पैसा आ जाएगा, कोई माना तो लोन से पैसा आ जाएगा, अनसर्टेनिटी, मटेरियल अनसर्टेनिटी, सही में गोइंग कंसर्न खतरे में है, देयर इज अ रियल प्रॉब्लम विद द गोइंग कंसर्न। लेकिन तभी होल्डिंग कंपनी का लेटर आता है कि अगर हमारे सब्सिडरी को कोई शॉर्टेज हुआ पैसों का, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू फाइंड एनी सोर्स ऑफ मनी, देन हमारे पास में गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, हम उसको बेच के जो पैसा आएगा वो सब्सिडरी के लिए यूज करेंगे। ये उसका लेटर है, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसके डिटेल्स यहां पे है। नाउ दिस लेटर एंड अश्योरेंस फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। ये मिटिगेटिंग फैक्टर है जो गोइंग कंसर्न को बचा लेगा। तो स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करना है और देखना है क्या सही में हमारे जो डाउट्स थे, इट हैज बिकम अ रियल प्रॉब्लम, मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर गोइंग कंसर्न, और क्या, ठीक है, गोइंग टू सेव गोइंग कंसर्न, डू वी हैव अ मिटिगेटिंग फैक्टर। अगर आप देखेंगे तो ऐसे 3 स्टेप्स होंगे, ये आप लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम लोग इवेंट्स एंड कंडीशंस देखते हैं, इतना लिखा है तो भी काफी है। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग जाते हैं और फिर एनालाइज करते हैं स्टेप नंबर 2 पे कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, और उससे बचाने के लिए कोई मिटिगेटिंग फैक्टर है क्या। और स्टेप नंबर 3 पे फिर हम फाइनली कंक्लूड करते हैं, वी कंक्लूड अबाउट गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं, और फिर उसके हिसाब से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। लेट्स सी, अब ये एडिशनल प्रोसेस में क्या क्या आएगा। कुछ स्टेप्स कंपलसरी है और कुछ स्टेप्स ऑप्शनल है, हम चाहे तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या लेवल पर प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। अब जो चीजें कंपलसरी है, 5 पॉइंट्स है, और 5 पॉइंट एक में से कनेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट को बुलाएंगे, सर हमने आपके कंपनी में प्रॉब्लम्स देखे, ठीक है, हमको डाउट है आपके गोइंग कंसर्न पे, तो एक काम करिए, प्लीज प्रिपेयर मैनेजमेंट्स असेसमेंट अबाउट गोइंग कंसर्न। आप खुद एक असेसमेंट बनाइए गोइंग कंसर्न को लेकर, कि आपके कंपनी में क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, क्या आपके कंपनी में ऑपरेशनल टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, क्या आपके कंपनी में कोई लीगल या अदर प्रॉब्लम्स है,
इसका असेसमेंट आप खुद बनाइए। क्या आपकी कंपनी में प्रॉब्लम्स है, कितने बड़े प्रॉब्लम्स है, करेक्ट, ये असेसमेंट, और आप क्या इनसे बच पाएंगे क्या, ऐसा एक आप असेसमेंट बनाकर दीजिए। तो हम मैनेजमेंट को बुलाएंगे, उनको बोलेंगे कि असेसमेंट बनाए। अगर आपने नहीं बनाया है अभी तक तो प्लीज आप मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न बना के दीजिए। वो असेसमेंट से हमको प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा कि हमको तो लग रहा था, लेकिन अब मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सही में कितने प्रॉब्लम्स है, सही में फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, अदर प्रॉब्लम्स कितने, वो हमको पता चलेंगे। एक बार प्रॉब्लम्स पता चल गए तो फिर हम बोलेंगे कि अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, हाउ यू प्लान टू हैंडल दीज सिचुएशंस। आप ये सिचुएशंस हैंडल करने के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, पैसों की कमी है तो पैसों की कमी है तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, आप कोई फिक्स एसेट बेचने वाले हैं, कोई लैंड बेचने वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट बेचने वाले हैं, नए शेयर इश्यू करने वाले हैं, कोई नए बोरिंग्स लाने वाले हैं, नए इन्वेस्टर को लाने वाले हैं। एंड वीड लाइक टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स, आर द प्लान्स एडिक्वेट एंड आर दे फिजिबल। क्या एडिक्वेट है, आपको 100 करोड़ का शॉर्टफॉल था ना, आपके प्लान से सिर्फ 30-40 करोड़ बन रहा है। वी वॉन्ट अ प्लान विच इज एडिक्वेट, जो आपके प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से कवर करे, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी प्रैक्टिकल ऑल्सो, इट शुड बी प्रैक्टिकली फीजिबल। ठीक है, अगर है तो फिर तीसरा, अब आप ये फ्यूचर प्लान्स के बेसिस पे आप एक फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए। प्रिपेयर अ फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका आने वाला एक साल कैसा रहने वाला है, एक साल कैसा रहने वाला है, कितने पैसे आपके एक्सपेक्टेड आप आएंगे, कितने एक्सपेक्टेड पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, आपका फ्यूचर फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बताइए। कौन से महीनों में कितने शॉर्टफॉल का आपको लग रहा है और कैसे आप उसको भरने वाले हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताइए। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अजम्पशंस देखूंगा, आर दे रीजनेबल, आर दे प्रैक्टिकल, भरोसेमंद है क्या, और मैं उसके कैलकुलेशंस भी देखूंगा। आपने अजम्पशंस कौन से लिए, आपने डेटा कौन सा लिया, उसके कैलकुलेशंस। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका असेसमेंट, ये फ्यूचर प्लान और ये फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने कब बनाए। बोले देखिए साहब, आप ऑडिट करने के लिए आए, आप यू गाइज स्टार्टेड डूइंग ऑडिट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून से आपने ऑडिट करना शुरू किया, आपने हमको जुलाई में ये प्रॉब्लम के बारे में बताया, बाय 31st of August वी वर रेडी विथ अवर ऑल दीज थिंग्स जो आपने हमको मांगी थी। तो 30, ये जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, दिस इज एज ऑन 31st of August। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं, वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च के बाद अभी हम लोग अप्रैल में खड़े हैं। सो वी वांट टू नो कि ये सारे स्टेटमेंट्स जब बने और टिल डेट आज बीच में कौन से इवेंट्स हुए, फेवरेबल और अनफेवरेबल फॉर गोइंग कंसर्न। क्या सिचुएशन चेंज हुई है, क्या चीजें बेहतर हुई है, क्या चीजें डिटोरिएट हुई है, वो भी आप मुझे बताइए। इवेंट्स, और आखिरी में मेरे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए टीसीडब्ल्यूजी या फिर मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी, इनसे साफ साफ लिखा होना चाहिए कि हमारे जो प्लान्स है वो एडिक्वेट रहेंगे और वो फिजिबल रहेंगे, ऐसा लिख कर दीजिए। ये 5 चीजें तो कंपलसरी है साहब। आप आएंगे, आपसे मैं मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न मांगूंगा, जिससे मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा। प्रॉब्लम्स जानने के बाद में आई विल अंडरस्टैंड योर फ्यूचर प्लान्स टू कॉम्पनसेट द प्रॉब्लम्स, आर दे एडिक्वेट, आर दे फिजिबल। Then I will see the forecasted cash flow statement which you have prepared after obtaining all this understanding, whether the assumptions are proper, data is proper, calculations are proper, वो देखूंगा। उससे भी समझ में आएगा कि आपका गोइंग कंसर्न कितना प्रॉब्लमेटिक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि what about the events which have happened after preparing the statements until date, whether favorable or not favorable, please tell them about, please tell those events to me, please to give those information to me। एंड लास्ट में वी वांट अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अपन ने ऐसे 5 हेडिंग्स क्रिएट किए और उसको कनेक्ट किया है ताकि ये पांचों पॉइंट हमारे दिमाग में रहे कि ऐसे 5 चीजें हमको करनी पड़ती है। लाइन से 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ ऑप्शनल, ठीक है,
कुछ चीजें ऑप्शनल है, सम थिंग्स आर ऑप्शनल। अब ऑप्शनल पॉइंट्स जो है उसको भी इसी सीक्वेंस में अरेंज किया, जो 5 पॉइंट थे ऊपर के वही। पहला पॉइंट क्या था, मैनेजमेंट से बोलेंगे कि आप गोइंग कंसर्न असेसमेंट बनाइए। अब वो तो पहले ही बना चुके ना, किसमें, फर्स्ट आपके कंपलसरी इसमें पहले बना चुके, तो वो पॉइंट छोड़ दो। प्रॉब्लम्स जानने के बाद में हमने उनसे क्या मांगे थे, फ्यूचर प्लान। तो ऑप्शनल में भी हम लोग फ्यूचर प्लान मांगते हैं, इन ऑप्शनल ऑल्सो वी आस्क फॉर द फ्यूचर प्लान। लेकिन फ्यूचर प्लान हम लोग किसका मांगते हैं, फ्यूचर प्लान किसका मांगते हैं, थर्ड पार्टीज का। हम सबसे इन द सीक्वेंस ऑफ पावर लिखा हुआ है वहां पे, हम ये जानना चाहते हैं सबसे पावरफुल रेगुलेटरी अथॉरिटीज, आरबीआई वाले, सेबी, आरओसी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन दे वांट टू टेक अगेंस्ट यू, डू दे प्लान टू शट यू डाउन, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, किस तरह के एक्शन वो ले सकते हैं, करेक्ट। इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। वी विल टॉक टू यू, विल टॉक टू अदर्स, एक्सटर्नल हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी से छोटा कौन, कोर्ट्स। हम आपके लॉयर से बात करेंगे, कोर्ट में कौन से बड़े बड़े केसेस पेंडिंग है, व्हाट आर कोर्ट्स थिंकिंग अबाउट, कोर्ट्स क्या सोच रहे हैं, किस तरह के जजमेंट्स आ सकते हैं, क्या लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, क्या गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है, कितना खतरे में आ सकता है, वो पूछेंगे। कोर्ट से छोटा कौन, हमारे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के मिनट्स देखेंगे, किस तरह के रेजोल्यूशंस उन्होंने पास किए, क्या कंपनी को बंद करने की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स को बेचने की बात कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उनसे छोटा कौन, उनसे छोटा कंपनी का मैनेजमेंट, शेयर होल्डर छोटा कंपनी का मैनेजमेंट, उनके किस तरह के प्लान्स है एसेट्स के डिस्पोजल को लेकर। अगर आपको हजारों करोड़ के एसेट्स को बेचना है, वन शॉट सेल करने वाले हैं, पार्ट पार्ट में सेल करने वाले हैं, रनिंग बिजनेस सेल करने वाले हैं, कैसे सेल करने वाले, व्हाट इज द प्लान, वो मैनेजमेंट का वो प्लान भी हम लोग जानना चाहेंगे। उनसे छोटा कौन है, उनसे छोटा कस्टमर्स। क्या कोई कस्टमर्स के ऑर्डर पेंडिंग है क्या, मतलब ऑर्डर लेके बैठे, पैसे लेके बैठे, लेकिन गुड्स अभी तक दिए नहीं है, क्या वो लोग आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या। अच्छा, उसकी पहले, कस्टमर से पहले मैनेजमेंट से छोटा डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के क्या प्लान है, अग्रीमेंट लोन वालों के क्या प्लान है, फाइनेंसर से क्या प्लान है, व्हाट इज द प्लान ऑफ फाइनेंसर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ पावर्स आर गिवन टू देम, वो हम लोग जान लेंगे। उनसे छोटे कस्टमर्स, और फाइनली, ठीक है, दैट इज कस्टमर ऑर्डर्स। क्विकली, बहुत आसान है साहब। यहां पर भी हम लोग फ्यूचर प्लान जानना चाहते हैं, यहां पर भी प्रॉब्लम्स जानने के बाद सबसे पहले हम फ्यूचर प्लान जानना चाहते हैं इसमें, लेकिन फ्यूचर प्लान थर्ड पार्टी के। सबसे बड़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी, उससे छोटा कोर्ट्स, कोर्ट से छोटे आपके शेयर होल्डर्स, करेक्ट, आपके शेयर होल्डर्स टीसीडब्ल्यू, उनसे छोटा आपका मैनेजमेंट, उनके डिस्पोजल प्लान, उनसे छोटे आपके डिबेंचर होल्डर्स, फाइनेंसर्स, उनसे छोटे हमारे कस्टमर्स, उनके अनफुलफिल्ड कोई कस्टमर ऑर्डर्स है क्या। तो ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डिफरेंट पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट। फ्यूचर प्लान जाना। अब फ्यूचर प्लान के बेस पे 5 स्टेप्स में क्या था, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। यहां पर हम कैश फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आपने दिया ही था हमको, फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तो आपने दिया ही था, वो फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, वो फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम और एनालाइज करेंगे, विल एनालाइज इट फर्दर। उसको हम लोग और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि भाई हाइपोथेटिकल अजम्पशंस लेकर के, अगर ऐसा हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो क्या, चेंजेस हुए तो क्या, वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि कहां चीजें बदल सकती है। साथ में हमको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए। अप्रैल और मई बीत गया अगर, तो अप्रैल मई के हमको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। जैसा आपने फोरकास्ट किया था वैसा हो रहा है क्या, वेदर थिंग्स आर रियली हैपनिंग लाइक दैट, वो हमको समझ में आ जाएगा, करेक्ट। तो फोरकास्ट हमको देखना जरूरी है। फिर फोरकास्ट के बाद ऊपर इवेंट्स देखे थे, यहां पर भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट्स मतलब इवेंट्स हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट टिल द डेट वी आर डूइंग ऑडिट। ऊपर भी इवेंट्स देखे थे, लेकिन कौन से इवेंट थे, फाइनेंस, वो उनके जो
स्टेटमेंट्स बने थे वहां से वो स्टेटमेंट्स बनने के बाद के इवेंट्स, मतलब ऐसा है कि आपने स्टेटमेंट्स अगर पहले बना लिया था तो वो उसके बाद के इवेंट्स। अभी हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात कर रहे हैं, आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, बैलेंस शीट डेट के बाद के जो इवेंट्स रहेंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद विल बी टेकिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंट किससे? अब थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी से हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। मतलब सर थर्ड पार्टी से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, आपने क्या बोला था? आपको कुछ लोग लोन देने वाले, मेरे को लिख कर दिए, लिख कर लाइए उनसे, थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन चाहिए या फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए थर्ड पार्टी से कि पीपल आर रियली रेडी एंड विलिंग टू गिव यू लोन, बोरिंग देने को तैयार है। मुझे फ्यूचर शेयर होल्डर से चाहिए अश्योरेंस कि वो सही में शेयर्स में पैसा लगाने को तैयार है। ठीक है, पैसे शेयर्स में पैसा लगाने को तैयार है, वो उनसे हमको चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम थर्ड पार्टीज, फ्रॉम बोरिंग फैसिलिटीज, फ्रॉम शेयर होल्डर्स, वो हमको देखना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझिए साहब आपको? सो वंस अगेन एडिशनल प्रोसीजर्स को हमने 5 स्टेप्स में बांटा। पहले आपका असेसमेंट बताइए, उससे प्रॉब्लम पता चलेगा, प्रॉब्लम पता चलेगा तो आपके फ्यूचर प्लान देखेंगे, फ्यूचर प्लान के बाद में फोरकास्ट देखेंगे, फिर पूछेंगे एज ऑन किस डेट बना था, उस दिन के बाद और आज तक क्या चेंजेस हुए बीच में, फेवरेबल अनफेवरेबल, आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नीचे पहला स्टेप नहीं है क्योंकि वो हो चुका था। उसके बाद क्या? फ्यूचर एक्शन प्लान। लेकिन यहां पे किसके प्लान देख रहे हैं? थर्ड पार्टीज के प्लान देख रहे हैं। प्लान से क्या बने? आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, लेकिन उसके साथ और एक चीज जुड़ गई, कौन सी? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले सिर्फ एक्यूरेसी देखी थी, अब उसको फर्दर एनालाइज करेंगे हाइपोथेटिकल अजम्पशन ले लेके, और साथ में क्या देखेंगे? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स देखने के बाद में वापस यहां पर भी इवेंट्स है, कौन से? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो कुछ नया नया है हर चीज में। यहां पर भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेते हैं, लेकिन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किससे? थर्ड पार्टी से हम लोग लेते हैं। दिस पॉइंट क्लियर? ओके, नाउ वी गो टू स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ठीक है, देखिए हम लोग जो स्टेप नंबर 1 2 3 बनाया था, ये हम लोग पहले ही देख चुके। ये स्टेप नंबर 1 था। देखो कि इवेंट्स और कंडीशन है, कास्टिंग डाउट ओवर गोइंग कंसर्न, अगर है तो क्या परफॉर्म करो? एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। ठीक है, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। अब यहां से स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3, जब एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने का, तो हमको कंक्लूड करना है सही में is there is a problem with the going concern, is there a big problem with the going concern? If there is a big problem with the going concern, it is called as a material uncertainty. Material uncertainty is such a problem, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने ये प्रॉब्लम हमारे शेयर होल्डर्स के, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके साथ में शेयर करना चाहिए। मतलब उसको अगर आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड को, व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियल अनसर्टेनिटी? Material uncertainty is such a problem with the going concern that which should be shared with the users of financial statements. तो हमको स्टेप नंबर 3 में एविडेंस इकट्ठा करने के बाद कंक्लूड करना है सही में ऐसे कोई बड़े प्रॉब्लम्स है गोइंग कंसर्न के साथ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स जो हमने शेयर करने चाहिए, वेदर देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या? ठीक है, अगर है तो फिर हम मैनेजमेंट को बुलाएंगे, बेटा देख मेरे को स्टेप नंबर 1 में इवेंट्स और कंडीशंस मिले, स्टेप नंबर 2 मैंने परफॉर्म किया एडिशनल प्रोसीजर्स, प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद मुझे दिख रहा है साफ साफ कि सही में कंपनी के गोइंग कंसर्न पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो बैठ एक काम कर, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, तू तेरे नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1, ठीक है, प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशंस, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो तू पूरे समझाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स या फिर तेरे लीगल प्रॉब्लम्स है तो पूरे समझाएगा कि कैसे पैसों की कमी है, कैसे नेटवर्थ निगेटिव हो चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो पूरे प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशन समझाएगा। और ठीक है, वहां पे लिखेगा तू कि कंपनी के गोइंग कंसर्न पे देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, और अब तू लोगों को डराएगा, कॉशियस करेगा
बिकॉज ऑफ मटेरियल अनसर्टनिटी कंपनी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज एसेट्स इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस। एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स का पैसा शायद कंपनी पूरे तरीके से रिकवर ना कर पाए और अपने लाइबिलिटीज को पे ना कर पाए, ऐसा तू वार्निंग देगा। मतलब ऐसी वार्निंग सबको मिलनी चाहिए। डिस्क्लोज क्लियरली दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न एंड बिकॉज ऑफ दिस कंपनी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज एसेट्स एंड डिस्चार्ज लाइबिलिटी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हम बोलेंगे उसको कि ये डिस्क्लोजर चाहिए। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, इवेंट्स और कंडीशन थे लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, तो सिर्फ प्रीवेंट्स और कंडीशन समझाएंगे, वार्निंग वाला स्टेटमेंट नहीं डलवाएंगे, नहीं डालना है। स्टेप नंबर 3 में हमको यह कंक्लूड करना है, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हमको यह कंक्लूड करना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं। अगर है तो प्रिंसिपल इवेंट्स एंड कंडीशंस भी समझाएंगे और एक वार्निंग वाला स्टेटमेंट भी डालेंगे कि एसेट के पैसे हम वसूल नहीं कर पाएंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाएंगे। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो भी इवेंट्स और कंडीशंस तो आपको समझाने पड़ेंगे। अब इसमें आगे अब कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है कंक्लूजन। मिटिगेटिंग फैक्टर मिल गया तो गोइंग कंसर्न इज ऑल फाइन। अगर मिटिगेटिंग फैक्टर नहीं मिला तो गोइंग कंसर्न is inappropriate, is a doubtful or inappropriate. Conclusion number 1, going concern is appropriate. हमने देखा स्टेप नंबर 1 में इवेंट्स और कंडीशन मिले, स्टेप नंबर 2 हमने लगाया, स्टेप नंबर 2 हमने लगाने के बाद, ठीक है, हमको पता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, मतलब स्टेप नंबर 2 लगाया, स्टेप नंबर 3 में गए, मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं है पता लगा लिया। अब लेकिन गोइंग कंसर्न को लेकर वी आर कॉन्फिडेंट कि गोइंग कंसर्न इज एडिक्वेट, क्योंकि मिटिगेटिंग फैक्टर, कॉम्पनसेटिंग फैक्टर्स है कंपनी के पास में बचाने के लिए, ठीक है। गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट। अगर फाइनल कंक्लूजन गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट, दो सिचुएशन आ सकती है उसमें। एमयू था ही नहीं, अगर एमयू नहीं था तो डायरेक्टली कौन सा ओपन देंगे? क्लीन ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बहुत बढ़िया। गोइंग कंसर्न फर्स्ट क्लास है और मटेरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं थी गोइंग कंसर्न को लेकर। ऐसे केस में डायरेक्टली हम लोग क्या देंगे? डायरेक्टली विल बी गिविंग अ क्लीन ओपिनियन, सीधा हम लोग क्लीन ओपिनियन दे देंगे। अगर हमको पता था गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट लेकिन कंपनी पे खतरा तो था, कंपनी के ऊपर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है, खतरा है, वो मिटिगेट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन खतरा तो है। ऐसा है तो हमको आगे ये देखना पड़ेगा क्या कंपनी के लोगों ने मटेरियल अनसर्टेनिटी को बराबर डिस्क्लोज किया? इफ आंसर इज यस तो हम वापस कौन सा ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन एक सेपरेट पैराग्राफ डालेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तू भी लोगों को वार्न कर, तेरे नोट्स टू अकाउंट्स में, हम भी लोगों को वार्न करेंगे, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में तू भी वार्न कर, हम भी वार्न करेंगे, लोगों को बताएंगे that there is a material uncertainty with respect to going concern। रेफरेंस भी देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा नोट पढ़ना उसके लिए, ठीक है। लेकिन आगे ये भी बताओ कि सिग्निफिकेंट डाउट था हमारे मन में, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ओपिनियन सब सही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर उनको भी बताने, उन्होंने बराबर बताया, तो हम भी बताएंगे लोगों को एक सेपरेट पैराग्राफ डाल के, और अल्टीमेटली कौन सा ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर ऐसा है कि उन्होंने बराबर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो ये धोखा है, यूजर्स के साथ में धोखा है, इतनी बड़ी बात आपने छुपाई, आपने बराबर नहीं बताई, क्वालिफाई नहीं तो क्या करेंगे? एडवर्स। क्वालिफाई एडवर्स हमको देना पड़ेगा, ठीक है। देखो पैरेलल एग्जांपल, जैसे अपने रिश्तेदार है, उनके बेटे को ब्लड कैंसर था, ब्लड कैंसर था और बचपन में, और ट्रीटमेंट करके 3-4 साल ट्रीटमेंट चला और ट्रीटमेंट करके ब्लड कैंसर ठीक हो गया, इट वाज ऑल फाइन, और प्रिकॉशंस लेके एवरीथिंग नॉर्मल। अब जब आगे शादी की बात वगैरह चाहिए तो इन्होंने खुद होके कि एक बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था बचपन में, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट से सब ठीक हो गया और अभी सारे प्रिकॉशंस लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, करेक्ट। लेकिन बहुत रेयरली ये लैब्स भी होता है, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने खुद होकर लोगों को दी, सबको दी, करेक्ट।
तो उनकी बहुत तारीफ हुई कि बहुत अच्छा हुआ, आपने सब कुछ बताया। कुछ लोगों ने हाथ जोड़ दिए कि भैया इतने लाइफ लॉन्ग सवाल है, हम आगे नहीं सोच सकते। कुछ लोगों ने बोला आज के डेट में चलते फिरते आदमी का कुछ बोल नहीं सकते, करेक्ट, तो आप तो प्रिकॉशन लेते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो इतनी बड़ी बात छुपाते तो उनको फ्रॉड बोला जाता, उनको बहुत गलत बोला जाता कि आपने धोखा दिया, इतनी बड़ी बात अगर आप छुपाते तो। इसीलिए अगर वो मटेरियल अनसर्टेनिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे या फिर एडवर्स देंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्ची बातें बता नहीं रहे। ये बात समझिए सब। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट। फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि गोइंग कंसर्न बराबर नहीं है, इनवैलिड है। कंपनी को कोई नहीं बचा सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतने बड़े हैं कोई बचने के चांसेस नहीं है। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स, अदर प्रॉब्लम्स इतने बड़े, कोई बचने के चांस नहीं है। 100% मतलब ये लग रहा है कि 100% ये लग रहा है कि गोइंग दे मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इन द नियर फ्यूचर। अगर ऐसा लग रहा है और मैनेजमेंट के लोग मान ही नहीं रहे, मैनेजमेंट के लोग अभी भी किस पे चल रहे हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशंस पे ही चल रहे हैं, मैनेजमेंट लोग मान नहीं रहे, तो हम डायरेक्टली कौन सा ओपिनियन देंगे, एडवर्स ओपिनियन। बोले तो बहुत ही बेकार है। अभी भी आप हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे एसेट्स कॉस्ट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न इज डाउटफुल एंड मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू एक्सटेंड असेसमेंट, एक तो गोइंग कंसर्न पे हम डाउटफुल है और मैनेजमेंट हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है, हमने उनको बोला असेसमेंट बना दे, नहीं, हमने बोला फ्यूचर प्लान बना, नहीं, हमने बोला कैश फ्लो स्टेटमेंट बना, नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना, करेक्ट, इवेंट्स बता, नहीं, रिटर्न रिपेमेंट, नहीं। अगर ऐसा है तो हम सीधा क्या देंगे साहब, डिस्क्लेमर, कि भैया क्वालिफाई करेंगे, या फिर हम क्या देंगे, डिस्क्लेमर, डिपेंडिंग ऑन द इंपैक्ट। ठीक है, क्वालिफाई तो डिस्क्लेमर हम लोग सीधा दे देंगे। हवा लई के साहब, दैट वाज स्टेप नंबर 3। ठीक है, क्विकली 3 स्टेप देखे। स्टेप नंबर 1 वाज जाके देखो वेदर देयर इज इवेंट्स और कंडीशन व्हिच क्रिएट सिग्निफिकेंट डाउट ओवर गोइंग कंसर्न। अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो स्टेप नंबर 2 आप लगाइए, परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स। उसके बाद स्टेप नंबर 3 लगाइए, मटेरियल अनसर्टेनिटी है नहीं है, मिटिगेट हुआ नहीं हुआ, उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करिए। फिर कंक्लूजन ड्रॉ होने के बाद में क्या करेंगे आप, रिपोर्टिंग करेंगे। गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो कैसे रिपोर्टिंग, इनअप्रोप्रिएट है तो कैसे रिपोर्टिंग, और अगर डाउटफुल है तो कैसी रिपोर्टिंग रहेगी। ठीक है, अब एग्जाम में ये ऐसा केस पूछते हैं, एग्जाम में ऐसा केस पूछते हैं कि एक कंपनी है, ये बेकार है, वो बेकार है, ऐसा बेकार है, वैसा बेकार है। आपको आंसर क्या लिखना पड़ता है, मिक्स्ड बैग, सब कुछ। गोइंग कंसर्न, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, पहले वो बताओ व्हाट डू यू मीन गोइंग कंसर्न, फिर बताओ गोइंग कंसर्न अजम्पशंस अप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये पता लगाना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ये आप सोचो। ठीक है, फिर ये लिखो, फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, शॉर्ट में लिखो स्टेप नंबर 1, 2, 3 को। ऑडिटर की जिम्मेदारी है, स्टेप नंबर 1 इवेंट्स और कंडीशन, स्टेप नंबर 2 एडिशनल प्रोसीजर्स, स्टेप नंबर 3 कंक्लूडिंग अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड मिटिगेटिंग फैक्टर्स एंड गोइंग कंसर्न, एंड फिर आप रिपोर्टिंग। ये शॉर्ट में समझाओ। फिर आप बताओ, ठीक है, देखो पूरी समरी दी हुई है, ये रामबाण उपाय है, कोई भी केस आया गोइंग कंसर्न का, सारी बातें लिख देने की। फिर बताइए मटेरियल अनसर्टेनिटी रही तो क्या करना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स में 2 डिस्क्लोजर डालने पड़ते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में 2 डिस्क्लोजर आपको डालने पड़ेंगे, मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो। ठीक है, और हम लोग भी हमारी रिपोर्ट में अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा और ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, एक सेपरेट पैराग्राफ जाएगा, वो बता दो, करेक्ट। गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट रहा तो क्या होगा, इफ गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट तो क्या होगा, वो आप बता दीजिए। गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है तो क्या होगा, ये उसी का पॉइंट है, आप उसको। फाइनली मतलब रिपोर्टिंग भी थोड़ी सी आपने समझा दी। फिर आप बताएंगे केस का डिस्कशन, फिर से रोएंगे, इतना प्रॉब्लम है, ये था, ये छोड़ के चला गया, इतना लॉस है, इतने पैसों की कमी है, ये फलाना ठिकाना ठिकाना। फिर बाद में आप बोलेंगे कि अगर मैनेजमेंट, ठीक है, अगर मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है और मैनेजमेंट मान नहीं रहा है लिक्विडेशन बेसिस पे शिफ्ट होने के लिए, तो हम क्या देंगे,
एडवर्स ओपिनियन देंगे। तो बेसिकली केस स्टडी में आपको पूरे ऐसे की शॉर्ट समरी लिखनी पड़ती है। कोई भी केस आया और गोइंग कंसर्न मतलब क्या समझाओ, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझाओ, अपनी जिम्मेदारी समझाओ, मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में और थोड़ी बातें करो, रिपोर्टिंग को शॉर्ट में कंक्लूड करना पड़ता है, तीनों में से कौन सी चीज है, फिर पूरा केस डिस्कस करो और फिर उसके बाद में कंक्लूजन सुनाओ कि हमको क्या रिपोर्ट देने पड़ेगा। तीनों में से जो अभी हम तीनों रिपोर्टिंग पढ़ के आए, क्या रिपोर्टिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीज आप हर केस में डाल सकते हो। गोइंग कंसर्न के पूछा कुछ भी हो, लिखना यही है। गोइंग कंसर्न का केस दिखा तो यू हैव टू राइट ऑल दिस